हेलो फ्रेंड्स, यह बैच फ्री प्रैक्टिस बैच है जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए चल रहा है। आज के डिक्टेशन की स्पीड 80 से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और फ्लक्चुएशन भी रहेगा। इसमें कुल शब्द हैं 862। तो आप इस डिक्टेशन को अच्छे से लिखें, ट्रांसक्राइब करें और अपनी गलती मिलाएं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूर संचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में विकेंद्रीयकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है।
उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को, मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि हम इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति, राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व में 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। एक इंसान दूसरे इंसान को भ्रष्टाचारी मान रहा है। एक संगठन दूसरे संगठन पर अनियमितता के आरोप लगाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगी कालिख को देख रहा है और उंगली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिख देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है। वह दर्पण को झुठलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार दूर करने की सारी कार्रवाई सतही बन जाती है। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, ना इस बात की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है, लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचार ही होता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।